नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आज सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब जो चर्चा करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। वह ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट है, आपका 10वां मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में मैंने उस क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए हम सब यहाँ पे क्वेश्चंस की चर्चा करें कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं साथियों। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के समक्ष। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि डेड हर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। डेड हर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है साथियों, किससे कहा जाता है? तो ए आयर झील को, बी ब्रोकन हिल्स को, सी माउंटेन ईसा को और डी साथियों ब्लू माउंटेन को। ये 4 झील हैं आपके सामने। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे कि डेड हर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो डेड हर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया साथियों किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो ए आयर झील, बी ब्रोकन हिल्स, सी माउंटेन ईसा, डी ब्लू माउंटेन। साथियों, आप देख रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन है और इसका आंसर बहुत लोग दे भी चुके होंगे, तो मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा आयर झील। क्या होगा साथियों? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया में एक झील है आयर झील, इसे ही डेड हॉर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। खारे पानी की झील है साथियों यह। आइए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों, विश्व की सबसे नीची झील है। विश्व की सबसे नीची झील है साथियों, तो नीची झील कौन है? तो साथियों, नीची झील मतलब गहरा की बात कर रहा है। तो नीची झील कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मृत सागर, बी है अरल सागर और सी है आयर झील और डी है वान झील। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सब लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा साथियों कि विश्व के सबसे नीची झील है, मृत सागर है, अरल झील है, आयर झील है, वान झील है। वान झील तुर्की में है साथियों, है ना। तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करना है आप सबको क्या इसका आंसर होगा साथियों। तो जल्दी से कमेंट करें। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, लेकिन तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ। देखिए, जो भी आजकल क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव डीपली पूछे जाते हैं और एक थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट क्वेश्चन मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो ऊपरी ऊपरी सतह से क्वेश्चन बनती हैं, उन चीज़ों को शामिल किया जाता है, वह वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं, जो लाइट क्वेश्चन कहे जाते हैं, जो अक्सर सभी एग्जामों में पूछने की संभावना रहती है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं शामिल करने का प्रयास किया हूँ। तो इसका आंसर बहुत लोग दे चुके हैं, मैं इसके आंसर को बताता हूँ साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ए मृत सागर। क्या हो जाएगा? मृत सागर। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर जो है वो विश्व की सबसे नीची झील मानी जाती है साथियों। आइए हम सब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए देखिए कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था साथियों। कब हुआ था? 2007 में हुआ था, 2008 में हुआ था, 2009 में हुआ था, 2010 में हुआ था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। ये 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है कि सही आंसर क्या होगा साथियों। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था कोपेनहेगन सम्मेलन साथियों? इसी के बारे में आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा साथियों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, यह जो डेनमार्क की राजधानी था कोपेनहेगन, वहीं पे यह सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था ये आपको बताना है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। आप लोगों को बताना है इसमें से कि ए 2007, बी 2008, सी 2009 और डी 2010 साथियों। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समझौता हुआ था एक कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन में क्या हुआ मुख्य रूप से, यहाँ पर तो एजेंडा यह था, एजेंडा रखा गया कि विकसित और औद्योगिक राष्ट्र जो हैं वे ग्रीन हाउस गैसों के उस उत्सर्जन में भारी कटौती लाने की घोषणा करें। जो भी विकासशील देश हैं या औद्योगिक उत्पादन करने वाले राष्ट्र हैं, वे जो है सो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के जो गैस के जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के भारी कटौती करें उसमें। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो गरीब राष्ट्र हैं या फिर जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाए इस कार्य के लिए। हाँ, इस कार्य के लिए मतलब ग्रीन हाउस गैसों में घटाने के लिए, उत्सर्जन को कम करने के लिए।
तो यहाँ पर एक ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट बना था साथियों। ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट के गठन के निर्माण की भी बात की गई थी इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था यह। तो इसी के लिए आपको इसका आंसर बताना है साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा साथियों। 2009 में हुआ था। आइए बात करते हैं साथियों चौथे प्रश्न की। और चौथा प्रश्न क्या कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए डरबन में एक समझौता हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए डरबन में एक समझौता हुआ था। कब समझौता हुआ था साथियों? डरबन स्थान को ध्यान देना है। डरबन समझौता कहाँ हुआ था? डरबन समझौता तो ये हुआ था, कब हुआ था? ए 11 दिसंबर 2010 को, बी 11 दिसंबर 2011 को, सी 11 दिसंबर 2012 को, डी 11 दिसंबर 2013 को। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके आंसर को आप लोग ज़रूर बताइएगा, देने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए डरबन समझौता हुआ था साथियों, यह डरबन समझौता जो हुआ था वह 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 2011 को हुआ था साथियों। समझ गए? आइए हम बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। और पाँचवा प्रश्न क्या कहता है? पाँचवा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। पाँचवा प्रश्न क्या कहता है? वार्षिक पर्यावरण व तापन घटाने के उपायों को कम करने हेतु वार्षिक पर्यावरण व तापन घटाने के उपायों को कम करने हेतु दोहा सम्मेलन हुआ था। दोहा सम्मेलन भी हुआ था साथियों एक, ये भी आप याद करेंगे, है ना। पर्यावरण जो है, वार्षिक पर्यावरण और तापन में को घटाने के लिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है उस तरीके से हमारा जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है साथियों, क्या हो रहा है? गर्म होता जा रहा है, जिसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों के लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी जलमग्न हो सकती है आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ खतराओं से निपटने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। तो कब हुआ था? ए 2007 में, बी 2008 में, सी 2010 में और डी 2012 में साथियों। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 2012, डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 2012 में हुआ था। दोहा सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। तो आप इस तरीके से याद करेंगे। 2-3 डेट आपको बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताया, यहाँ से आप याद करेंगे। डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे कहा जाता है? तो आयर झील को। विश्व की सबसे नीची झील किसे कहते हैं? मृत सागर को। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, 2009 में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए डरबन समझौता हुआ था, तो 11 दिसंबर 2011 में हुआ था, 2 वर्षों के बाद हुआ था। और वार्षिक पर्यावरण तथा तापन को घटाने के उपायों को कम करने हेतु दोहा सम्मेलन हुआ था साथियों, तो 2012 में हुआ था। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो छठा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बाली सम्मेलन हुआ था। बाली सम्मेलन कब हुआ था साथियों? बाली सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो बाली सम्मेलन हुआ था साथियों, वो कब हुआ था? तो ए 2005, बी 2006, सी 2007 और डी 2008। ये आपका एशिया में हुआ था साथियों, है ना। जो साउथ ईस्ट एशिया है वहीं पे हुआ था। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बाली सम्मेलन हुआ था साथियों 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। जल्दी से इसके आंसर को बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो बाली सम्मेलन हुआ था साथियों, यह बाली सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2008 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। आइए हम बात करते हैं सातवें प्रश्न की। और सातवां प्रश्न क्या कहता है? वास्तविक नियंत्रण रेखा साथियों, जिसे एलएसी कहते हैं, है ना, लाइन एक्चुअल ऑफ कंट्रोल कहते हैं, तो किन दो देशों के बीच में स्थित है? ए कहता है कि भारत पाक के बीच में, बी कहता है कि भारत चीन के बीच में, सी कहता है भारत नेपाल के बीच में और डी कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किन देशों के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा है साथियों? एलएसी है। तो एलओसी तो जानते हैं, एलओसी भारत पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके बीच में है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में है साथियों, भारत और चीन के बीच में। आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आठवां प्रश्न क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आठवां प्रश्न। ज्योग्राफी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है साथियों, ध्यान से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ये आपको दो चीज़ बताना है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। अक्षांश रेखा जानते हैं, अक्षांश रेखाएं जो हैं ऐसी खींची जाती हैं। ये अक्षांश रेखा हो गया, और ऊपर से नीचे ये उत्तर से दक्षिण की अगर रेखा खींची जाएगी साथियों, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा हो जाएगा। तो ये आपका देशांतर रेखा है, ये आपका देशांतर रेखा हो जाएगा साथियों। ये देशांतर रेखा है और ये आपका अक्षांश रेखा है साथियों। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को देंगे। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ये कहता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश और अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार क्या कह रहा है, ए ऑप्शन, कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कह रहा है साथियों, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है ना। ए ऑप्शन ए है। बी कहता है 65 डिग्री 7 मिनट से 96 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश और 8 डिग्री 6 मिनट से 36 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। सी कहता है 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश और 6 डिग्री 8 मिनट से 35 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है आपके सामने साथियों। ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में आप सब लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है साथियों। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत आप जानते हैं कि विश्व के एशिया महादेश में है, और एशिया महादेश में दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की गिनती होती है। तो भारत से भी तो अक्षांश, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर सौराष्ट्र तक, तो कुछ तो साथियों गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर उधर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, तो जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक होगा यह देशांतरीय विस्तार होगा, सॉरी अक्षांशीय विस्तार होगा। जबकि आप जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर दक्षिण में देखेंगे कन्याकुमारी तक, तो ये जो विस्तार होगा साथियों ये देशांतरीय विस्तार कहा जाएगा। ये आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। नवां प्रश्न क्या कहता है। नवां प्रश्न कहता है कि भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है। भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है साथियों, ये आपको बताना है कि भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है। तो भारत का मानक समय जो है साथियों वह जीएमटी से कितना आगे है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसके आंसर को जरूर बताएंगे। भारत का मानक समय जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, आगे पूछा जा रहा है ना, कितना आगे है पूछा जा रहा है साथियों। तो ये आपको बताना है। 6 घंटे 35 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट। ए बी कहता है 5 घंटे 30 मिनट। सी कहता है 4 घंटे 30 मिनट। डी कहता है 2 घंटे 30 मिनट। ए 6.5 घंटे, बी 5.5 घंटा, सी 4.5 घंटा, डी कहता है 2.5 घंटा। कौन सा आंसर होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर जो है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा साथियों, बी हो जाएगा। भारत का मानक समय जो है वह 5.5 घंटा जीएमटी से आगे है, जो इलाहाबाद नैनी मिर्ज़ापुर से क्रॉस करता है, गुजरता है। आइए साथियों हम आज की अंतिम प्रश्न की चर्चा करें। अंतिम प्रश्न क्या कहता है। अंतिम प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि आदम ब्रिज अवस्थित है। आदम ब्रिज अवस्थित है, एडम ब्रिज भी इसे कहते हैं। एडम ब्रिज या आदम ब्रिज अवस्थित है। एडम ब्रिज या आदम ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये किसके बीच में स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। बी कहता है आंध्र प्रदेश और श्रीलंका के बीच में। सी कहता है केरल और श्रीलंका के बीच में। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं साथियों। तो आदम ब्रिज अवस्थित है किन दो देशों के बीच में, आपको यही कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। तो क्या होगा आंसर साथियों, कमेंट जल्द से जल्द करेंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग हमेशा जुड़े हुए हैं, हमेशा मॉक टेस्ट देते हैं। आप और लोगों को भी शेयर किया करें जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं वीडियो, ताकि और लोग भी देख सकें। और आप सब लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में अहम भूमिका निभाएं। आप लोग अहम भूमिका निभाए भी हैं, जिसके चलते हम यहाँ तक की सफलता को प्राप्त करने पाए हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले बता लूँ कि आदम ब्रिज अवस्थित है या कहाँ स्थित है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ए साथियों, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में साथियों एडम ब्रिज या आदम ब्रिज स्थित है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे साथियों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अन्य लोगों तक शेयर करेंगे साथियों। और आप सब लोग ऐसे ही अपनी प्यार और स्नेह को बनाए रखें।
तो आज के साथियों बस इतना ही। आज के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।